Students, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman Kanwar to teach you chapter number 4 in history, tribal dukes and the vision of the golden age. So the name of the chapter is very interesting कि इसमें ट्राइबल पीपल्स को भी इंक्लूड किया है और ड्यूक्स जो यहाँ पे दीकूस जिनको बोला गया है वो आउटसाइडर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स के नाम से लोग को दीकूस के नाम से जानते थे एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज कि कैसे एक स्वर्ण युग की कल्पना करी है इन्होंने इस चैप्टर में. तो द बेसिकली दिस चैप्टर इज बिलोंग टू द ट्राइबल पीपल्स. ये उन लोगों से ज़्यादा संबंधित है कि कैसे उनका सहयोग रहा हमारी आज़ादी में और उन लोगों के क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे. सो बिफोर वी रीड द चैप्टर, अगर आपको इस चैप्टर के इफ़ यू नीड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, so you must write down in a comment box, so as soon as possible we will provide you, and don't forget to like and subscribe my channel. So students, today we read about the Birsa Munda कि where he lived. Basically he lived in a झारखंड. ये झारखंड में रहते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते थे. तो क्या था इनका जो विज़न था, है ना, इस चैप्टर में. तो इसके बारे में आज हम ये पढ़ेंगे कि जो आउटसाइडर्स थे उन्होंने जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, और साथ ही साथ में जो ट्राइबल पीपल्स हैं उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके रहने का तरीका क्या था, उनके ऑक्यूपेशंस क्या थे. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start the topic. The name of the chapter is Tribals, Dukes and the Vision of the Golden Age. So in 1895, a man named Birsa was roaming the forest and village of Chota Nagpur in Jharkhand. जैसा कि 1895 में जो बिरसा मुंडा जो हैं वो फॉरेस्ट में इधर से उधर घूमते रहते थे और छोटा नागपुर जो है झारखंड में वहाँ पे ये रहते थे उनके जंगलों में. सो पीपल सेड दैट ही इज अ मर्किलियस पावर एंड ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीपल ग्रेन. यानी इनके पास में चमत्कारी शक्तियाँ थीं और ये जो है बीमारियों को ख़त्म कर देते थे और साथ ही साथ ग्रेन्स को मल्टीप्लाई करते थे, उनकी ज़्यादा कर देते थे उनको. सो बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट द गॉड हैज़ अपॉइंटेड हिम टू सेव द पीपल फ्रॉम ट्रबल. और बिरसा ने खुद ने भी डिक्लेयर किया, इन्होंने खुद ने भी इस चीज़ को माना कि जो भगवान है इन्होंने इनको भेजा है लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए. और किससे? फ्री दैम फ्रॉम द सर्वरी ऑफ ड्यूक्यूज. डीकूज जो हैं आउटसाइडर्स जो थे उनसे. सो सून थाउजेंड्स बिगिन फॉलोइंग बिरसा, बिलीविंग दैट ही वाज अ भगवान, गॉड, एंड हैड कम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. यानी कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है आउटसाइडर्स से और जो गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है. भगवान ने स्वयं इनको भेजा है और उनके दुख दूर करने के लिए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए भगवान ने इनको भेजा है. सो बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास. बिरसा का जन्म कहाँ पे हुआ? मुंडास जो ट्राइबल है उस फैमिली में इनका जन्म हुआ. अ ट्राइबल ग्रुप दैट लीव इन अ छोटा नागपुर. और ये कहाँ पे रहते हैं? ये जो जनजाति है ये इसका एक बहुत बड़ा समूह है और बहुत बड़ा ग्रुप है और ये रहते हैं छोटा नागपुर. एंड छोटा नागपुर जो है वो बट द फॉलोवर्स, अब क्या है बेटा, इनके जो फॉलोवर्स हैं वो इंक्लूड द ट्राइबल्स ऑफ दिस रीजन, संथाल एंड जो संथाल और उराव. यानी सेम इन्हीं की तरह जो ट्राइबल पीपल हैं वो हैं संथाल और उरांस. यानी उराव जो लोग हैं वो भी इसी इलाके में रहते हैं और वो भी ट्राइबल्स लोगों में शामिल होते हैं. अब ये बात है कि all of them is different ways are unhappy with the changes of the experiencing the problem they were facing under British rule. और जो ब्रिटिश रूल है उसमें जो ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, इनकी जो समस्याएं थी वो सभी अपने अलग अलग थी, सबकी अलग अलग समस्याएं थी. तो इन समस्याओं को पैदा करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स. सो they are facing the under the British rule. Their family's way of life seemed to be disappearing.
और जो बड़े इनकी जो फैमिली थी वो बड़ी बेचैन थी। अब बेचैन क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा था। सो देयर लाइवलीहुड्स अंडर थ्रेट, देयर रिलीजियंस अपीयर टू बी इन डेंजर। और इनको ये लग रहा था कि इनके आजीविका यानी लाइवहुडली, जिससे कि वो अर्न कर लेते हैं, जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी के जो खर्चे होते हैं वो उठाते हैं। तो अब इनकी जीविका जो है वो खतरे में थी। और साथ ही साथ इनका जो धर्म है, इनका जो रिलीजन है, उस पे भी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो इंटरफेयर कर रहे थे। सो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व? अब जो बिरसा ने इन सब समस्याओं को रिजॉल्व यानी हल करने के लिए क्या सोचा, क्या इन्होंने उपाय करे? तो who were the outsiders being referred to as Dikus? यानी जो दिकूज हैं, आउटसाइडर्स हैं, ये कौन थे? एंड हाउ डिड दे इंस्क्लेव द पीपल ऑफ दिस रीजन? और वो लोग, बाहरी लोग जो कौन थे और इनके इनको गुलाम बनाना चाह रहे थे। So what is happening to the tribal people under the British? How did their lives change? There are some of the questions you will read about in this chapter. और आज हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने, जो आउटसाइडर्स थे, उन्होंने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया। और साथ ही साथ अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वो बाहर आए, इस समस्या से बाहर आए। लुक एट द फिगर नंबर 1। वुमन ऑफ द डोंगरिया कांडा ट्राइब इन उड़ीसा एंड वेड थ्रू द रिवर ऑन द वे ऑफ द मार्केट। यानी उड़ीसा के जो डोंगरिया गांव है, वहाँ पे कंध कबीले की, ये कंध कबीला है, कंध कबीले की जो लेडीज हैं वो देखिए कैसे जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? नदी से गुजर कर जा रही हैं, बाजार, है ना। तो यू हैव रीड अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर। और जैसा कि आपने पहले भी ट्राइबल पीपल हैं इनके बारे में आपने पढ़ा है, लास्ट ईयर भी हमने ट्राइबल पीपल्स के बारे में चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासी समाज में कैसे रहते हैं लोग। So most tribes, they had customs and rituals that were very different from those laid down by the Brahmins. यानी जो ब्राह्मण्स हैं उनसे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज थी। इनके कस्टम्स थे, इनके खुद के रीति रिवाज जो होते हैं, कस्टम्स यानी बेटा रीति रिवाज, इनके जो रीति रिवाज है वो काफ़ी अलग थे दूसरों से। और साथ ही साथ में जो इनके रहने का तरीका था वो भी अलग था। सो दिस सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव टू बी शार्प सोशल डिविजन्स। और इनमें बहुत जो तो रीति रिवाज जो थे वो सामाजिक भेदभाव नहीं था, है ना। समाज में जो सोशल डिवीज़न आ चुका था, अब वो सोशल डिवीज़न इस ग्रुप में अभी नहीं था। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सोसाइटीज। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब thought themselves as a sharing common ties to niche. As however, this did not mean that there was no social and economic differences within tribes. आपको क्या लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था? जो सोशल, सामाजिक और आर्थिक फर्क इनमें भी था। लेकिन जो ब्राह्मण्स थे और साथ ही साथ में जो दूसरे समाज के जो लोग थे, उनकी तरह यहाँ पे नहीं था। ये लोग हालांकि समाज में ये लोग अलग वो करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारी तरह आर्थिक और सामाजिक फर्क ज़्यादा नहीं था। सो हाउ डिड ट्राइबल पीपल्स ग्रुप्स लिव? अब ये कैसे रहते हैं जनजातीय रूप में, समूह में, ये ग्रुप में कैसे रहते हैं? सो बाय द 19th century ट्राइबल पीपल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। यानी ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ, अलग अलग कामों में ये एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व थे। और सम ऑफ द झूम कल्टिवेटर्स, और उसमें से एक है झूम कल्टिवेटर्स। अब ये झूम कल्टिवेटर्स क्या है? सो सम ऑफ देम प्रिसाइड्स झूम कल्टिवेशन, जैसा कि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में, चैप्टर क्लास हम 6 में पढ़ चुके हैं कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है। और इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि झूम कल्टीवेशन वो होता है जहाँ पे कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स को कट कर देते हैं और फिर उस जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जिसका दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस वॉज डन इन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। और ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे, यानी एक जमीन के बहुत छोटे टुकड़े पे ये होता है, और मोस्टली इन फॉरेस्ट। और ये अधिकांश कहाँ पे होता है? फॉरेस्ट में होता है।
सो these cultivators cut the trees. और ये कहाँ पे, यहाँ पे पेड़ों को कट कर दिया जाता है, यहाँ पे पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को कट कर दिया जाता है. एंड टू रीच द ग्राउंड एज बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. और जैसे ही जमीन को साफ कर दिया जाता है, यहाँ पे कल्टिवेशन के लिए लैंड को तैयार कर लेते हैं. So they spread the ash from the firing, and which contain potash, the fertile of the soil. They use the ash to cut trees and hoe to scratch the soil in order to prepare for the cultivation. यानी कि इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को लिया, मोस्टली इन फॉरेस्ट, और फिर इसके ट्रीज को, टॉप ऑफ द ट्रीज को कट कर देते हैं ये, ताकि नीचे जमीन पे थोड़ा सा सनलाइट आ जाए, और जो नीचे के वेजिटेशन होता है उसको ये कट कर देते हैं. कट करने के बाद में जो वेजिटेशन, जो छोटी जो नीचे थोड़ा सा वेजिटेशन रहता है, उसको ये लोग क्या कर देते हैं, उसको ये लोग जला देते हैं. और जलाने के बाद में फिर यहाँ पे जो उसके ऐश रहती है, जो इनकी राख रहती है, उसको अंदर जो पोटाश होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल करता है लैंड को, तो ये भी उसके अंदर ये लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना. तो उस सॉइल को फर्टाइल करने के लिए उस ऐश को अपने खेतों में ये डाल देता है. सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द कल्टिवेशन, और इस तरीके से वो कल्टिवेशन के लिए तैयार हो जाता है. सो द ब्रॉडकास्ट द सीड्स, दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ द प्लकिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स. और फिर इस तरीके से ये अपने खेतों में जो राख को पोटाश होती है उसको उपजाऊ बनाती है, और फिर कुल्हाड़ों से पेड़ को काट देते थे. फिर एक बार फसल जब तैयार हो जाती है तो दूसरी जगह चलने के लिए ये तैयार हो जाते हैं. सो द ब्रॉडकास्ट ऑफ द सीड्स एंड वंस द क्रॉप वाज रेडी, और जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाती है एंड हार्वेस्टेड, दे मूव टू अनदर फील्ड. और जैसे ही इनकी क्रॉप जो तैयार हो जाती है, कटाई जो ये लोग करते हैं, वो जब तैयार हो जाता है तो इसको वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह मूव ऑन कर देते हैं. यानी अब ये अपनी फसल को वहां से कट कर देते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं. So the shifting cultivators are found in the hilly and forest trace to north east and central India. और जो shifting cultivators होते हैं बेटा, वो अधिकांश कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ठीक है. एंड द लीव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग able to use the land and forest for growing their crop. This is that the only way that could preside shifting cultivators. और जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और साथ ही साथ में ये लोग क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, और ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड, और फिर उस जमीन को, जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद फिर उस जमीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह मूव ऑन हो जाते हैं, और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित रहते हैं. ये घुमक्कड़ जनजाति होती है जो कि घूमतू खेती करते रहते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते हैं. यहाँ पे देखिए, ये fallow a field left uncultivated for a while so that the soil recover fertility. यानी जमीन को खाली छोड़ देना, अनकल्टिवेट करना, ताकि उसको जो सॉइल है वो फर्टिलिटी वापस रिकवर कर ले. साल इज अ ट्री, साल एक तरीके का पेड़ होता है. एंड महुआ इज अ फ्लावर दैट इज ईटन एंड यूज टू मेक अल्कोहल. महुआ जो है वो फ्लावर होता है रेड कलर का, और इसको खाने में यूज करते हैं, और साथ ही साथ अल्कोहल जो होता है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. Some were hunters and gatherers. अब कुछ शिकारी हैं और कुछ संग्राहक हैं, gatherers हैं. So in many regions, the tribal people live in the hunting animals and gathering forest produce. यानी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, बेसिकली ये फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये रहते ही जंगलों में हैं. अब ये जब जंगलों में रहते हैं तो यहाँ पे दिस फॉरेस्ट एंड इनिशियल फॉर सर्वाइवल, और इनके लिए जंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द गॉन वर सच एज कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, और जो कि जंगलों से अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाते हैं. तो उड़ीसा में ऐसे ही रहने वाली एक कौंड समुदाय है जो कि उड़ीसा में रहता है. एंड दे रेगुलरली वेंट आउट टू द कलेक्टिव हंट्स एंड दे डिवाइडेड द मीट अमंगस्ट देमसेल्फ. और ये क्या करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं,
और शिकार करते हैं. So they ate fruits and roots collected by the forest and cooked food within the oil they extract from the seeds of sal and mahua. और जब ये जंगलों में घूमते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, टोलियाँ बनाकर निकलते हैं, एक ग्रुप में लोग शिकार करते हैं. और जब ये आपस में बांट लेते हैं उसको, है ना, जो भी ये लोग हंट करते हैं, कलेक्टिव हंट्स यानी समूह में यानी ग्रुप में निकलते हैं शिकार करने के लिए, और फिर जो भी इनको मिलता है वो उसको कलेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूट करके खा लेते हैं. और साथ ही साथ में जो ये क्या करते हैं कि जंगल से मिले फल और पकाने के लिए जो साल पेड़ है, ये साल और महुआ का ऑयल जो होता है वो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, और महुआ साथ ही साथ में उससे जो ऑयल निकलता है उसको निकालते हैं. दे यूज मैनी फॉरेस्ट स्क्रब एंड हर्ब्स फॉर द मेडिकल पर्पस. और मेडिकल पर्पस के लिए औषधियाँ बनाने के लिए भी ये साथ ही साथ वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ और जो झाड़ियों से मिलता है उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. दे सॉल्व फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट. और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं जंगलों से जो भी इनको जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो उसको जंगलों से कलेक्ट करते हैं और लोकल मार्केट जो स्थानीय बाजार होता है वहां पे इसको बेचते हैं. So the local weavers and leather workers turned to the knot corns and they needed to supply the kusum, a plush flower to color their clothes and leather. आप ये देखिए कितना important है कि गॉन्ड जो है उनको सप्लाई करते हैं. किस चीज़ की सप्लाई करते हैं? ये सप्लाई करते हैं कुसुम और प्लाश फ्लावर, जिनका की कलर जो है वो यूज किया जाता है कपड़े और लेदर को रंगने में, यानी इनको कलर करने में. अब आप ये देखिए, डोंगरिया खांडास वुमेन्स इन उड़ीसा टेक होम पेडेंट्स लीव फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स. यानी यहाँ की जो लेडीज हैं, डोंगरिया की कबीले की जो औरतें हैं, वो पडानू की पत्तियाँ लेके जा रही हैं और इनसे पत्तले बनाते हैं. यानी इनसे पेपर प्लेट, जो जैसे हम पेपर प्लेट यूज़ करते हैं सेम वैसे ही लीव्स की भी प्लेट बनती है, तो वो इनको घर में ले जाके बनाएंगी. From where did the forest people get their supplies for rice and another grains? अब ऐसा तो है नहीं, इनको खाने के लिए अनाज भी चाहिए, तो ये सप्लाई इनको कहाँ से होता है, ये कहाँ से इनको मिलता है, और साथ ही साथ ये अनाज कहाँ से लेकर आते हैं फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे. तो एट द टाइम दे एक्सचेंज गुड्स. अब ये क्या करते हैं, अपनी चीज़ों की अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने जो भी सामान इनके पास में है. और वो कैसे? गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फ्रॉम देयर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट. यानी जो भी वैल्यूबल, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उनके बदले में खरीद लेते हैं. एंड एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अर्निंग दे हैड. और कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने खरीदने के लिए मुट्ठी भर जो आमदनी होती है, जो थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट इनके पास होता है, उसको वो लोग यूज़ करते हैं. तो उनमें से कई लोग आसपास क्या है बेटा, some of them did odd jobs in the village. यानी कि कुछ लोग जो गांव के हैं, जो कस्बे के, जो विलेज के हैं, वो यहाँ पे नौकरियां भी करते हैं, यानी रोजगार अपनी मजदूरी करते हैं. कैरिंग लॉड्स और बिल्डिंग रोड्स while other labored in the field of the peasants and farmers. यानी यहाँ पे लोग जो हैं वो वजन उठाने का काम करते हैं, जो आसपास बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें काम करते हैं, और साथ ही साथ में ये लेबर का काम करते हैं, किसानों के और उनके खेतों में काम करते हैं. तो वैन द सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट, और ये इनको जो श्रैंक होता है, अब जैसे ही फॉरेस्ट जो सप्लाई है वो जैसे जैसे कम होती जा रही है, इनका काम जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजली वांडर्ड अराउंड द सर्च ऑफ वर्क एज लेबर. और जैसे जैसे इनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट इनको कम मिल रहे हैं या फॉरेस्ट में कम काम है, तो इन सर्च ऑफ वर्क दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो बट मैनी ऑफ देम लाइक द बिगास ऑफ सेंट्रल इंडियाज. यानी जो बेगा है मध्य भारत में, यानी सेंट्रल इंडिया में जो बेगास हैं वो, बट मैनी ऑफ देम लाइक अ बेगास सेंट्रल इंडिया वर willing to do work for others. The begas saw themselves as a people of the forest who could not
only live on the produce of the forest. It was below the dignity of the beggars to become a laborer. यानी अब जो जंगल के सिर्फ उपज पे ही ये लोग शामिल नहीं होते हैं, ये जंगल के जंगल की चीजों के उपज पे ही जिंदा नहीं रहते हैं, जंगल के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहकर ये जिंदा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, मजदूरी करना भी बेगाओं के लिए अपमान की बात थी, यानी ये इनकी डिग्निटी का सवाल था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही रहना चाहते थे। तो जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी तो वो ये क्या करते थे, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी, यानी उनको आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना पड़ता था। लुक एट द मैप, फिगर नंबर 3, लोकेशन ऑफ सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया हैं, तो आप ये देखिए, फर्स्ट गुड्डी वन गुजर, यानी ये गढ़ियास जो होते हैं वो यहाँ पे हैं, और भोटिया है, राजस्थान में सहारिया है, भील है, गुजरात की तरफ जाओ तो ये वाना गुजर्स जो राडवा है वो है, और फिर आप इधर आइए, बंजारा है, बेगास बंजारा गौंड है एमपी में, है ना। ये देखिए नीचे आए तो माला इग्लूर जो है वो हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एंड ड्रॉ इन योर बुक एंड योर नोटबुक. So tribal peoples often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. यानी अब जो सिर्फ उनके जो वहाँ पे जो सामान मिल रहा है सिर्फ उसी पे ये डिपेंड नहीं थे, इनको बहुत और कुछ भी करना पड़ेगा इनको। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या करते थे, दिस लेड टू बी देयर डिपेंडेंस, ये डिपेंड हो जाते थे किस पे, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, यानी ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स पे ये डिपेंड रहने लग गए, क्योंकि सिर्फ जंगल के प्रोडक्ट पे ही ये डिपेंड नहीं रह सकते, इनको और भी चीज़ें करनी पड़ती थी। सो द ट्रेडर्स कैम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल, यहाँ पे जो आते थे व्यापारी, जो बेचने के लिए सामान आते थे, लेकर आते थे, भारी कीमतों पर बेचते थे। क्यों? क्योंकि दे सेल विद इन थिंग्स फॉर द एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस, बहुत बड़ी ऊंची कीमत में ये सामान बेचते थे। सो द मनी लैंडर्स गेव लोन्स विथ विच इज ट्राइबल नीड देयर कैश नीड्स, और जो मनी लैंडर्स होते थे उनसे ये पैसा उधार लेते थे ताकि ये जो है अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं वो खरीद सके। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, और अब क्या होता था, जो सूदखोर होते थे यानी जो लोन देते थे उनका ब्याज भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था, बट द इंटरेस्ट चार्ज इनटू द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, जो इंटरेस्ट लगाया जाता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट एंड कॉमर्स ऑफ्टन मीन डिबेट टू द पॉवर्टी. So they therefore came to see the moneylenders and traders as evil outsiders and the causes of their misery. इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को मुसीबत में समझते थे, और इस मुसीबत की जगह मुसीबत मानते थे, और इस मुसीबत की वजह वो किसको मानते थे, ये मानते थे मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को, ये अपनी मुसीबत की वजह मानते थे, आउटसाइडर्स को मानते थे। Some hired animals, अब कुछ तो जो थे वो जानवर पालते थे। So many tribal groups lived in a herding of the rearing animals. They were pastoralists who moved from their herds of cattle or sheep according to the season. यानी अब क्या था, यहाँ पे लोग जो थे वो पशु जानवरों को पालते थे और जानवर पालकर अपनी जिंदगी चला रहे थे। तो वो चरवाहे थे, है ना। ये लोग यानी अपनी जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें ये लोग जानवरों को पाल के रख रहे थे। अब दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता था, मूवमेंट होता रहता था। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जीक्यूटेड दे मूव टू अनदर, यानी जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी एग्जीक्यूटेड तो ये दूसरी जगह मूव कर जाते थे। उनमें से आप ये देखिए, जो कुछ पहाड़ी इलाकों में वन गुजर्स ऑफ पंजाब हील्स एंड द लेबडीज ऑफ द आंध्र प्रदेश वॉज कैटल हेडर्स, जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं और ये जानवरों को पालते हैं। एंड गडियाज ऑफ कुल्लू एंड वर shepherds and the बारावाल्स ऑफ कश्मीर, जो बकरवाल ऑफ कश्मीर में बकरवाल के नाम से जाना जाता था इनको। और ये क्या है, ये जो बकरवाल हैं ये कश्मीर में गॉड्स को रखते थे, बकरियों का पालन करते थे। और यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, जिसके बारे में आप अपने
जो हिस्ट्री बुक है उसमें नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये कौन कौन सी जनजातियां थी। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में जो लोग रहते थे वो कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, कश्मीर में बकरवाल थे, आंध्र में लबाड़िया थे, है ना। तो ये पहाड़ों में रहने वाले लोग भी थे और शिकार का वक्त और बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त इनका अलग अलग हुआ करता था कि कब इनको शिकार करना है, कब इनको खेतों में बुआई करना है, सो करना है, और कब इनको मूव करना है टू अ न्यू फील्ड। यानी अब वो कौन से फील्ड में, यानी वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे तो ये क्या थे कि ये मूवमेंट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो हैव यू एवर नोटिस दैट द पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नेशन ऑफ वर्क और टाइम? क्या आपको लगता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि समाज में रहने वाले लोग समय के बारे में समझदारी नहीं होती थी इन लोगों को। सो द टाइम्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड हंटर्स डिफरेंट रीजन वर रेगुलेटेड बाय अ स्लेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क फॉर मैन एंड वुमेन। और आदिवासी जो घुमक्कड़ जो जनजातियां थी वो शिकारियों की खास जिंदगी हुआ करती थी और इसमें मर्द और औरत के बीच कामों को बंटवारे से चलती थी। अब कैसे बंटवारा होता था इनमें? बिकॉज अब क्या है, ब्रिटिश जो मानव वैज्ञानी हैं, ब्रिटिश जो है, इनका नाम है वेरियर एलिवन ने एक बात बताई है कि ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे आए और बेगास के पास में, गॉन्ड्स के पास में, सेंट्रल इंडिया में कब आए? 1930 से 1940। गेव अ पिक्चर ऑफ व्हाट द कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क वाज लाइक एंड ही राइट। यानी इन्होंने ये बताया कि मध्य भारत में, है ना, मिडिल भारत में, सेंट्रल इंडिया में लोगों का काम जो था वो बटा हुआ था। अब काम को बटा हुआ कैसे मानते थे? इन Chatti, a woman went to a clearing to cut stalks and were already raped. Man cut large trees and go for the ritual hunt. यानी कि जो इकट्ठा करते थे, लेडीज जो थी वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती थी और जो जेंट्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे। और फिर क्या होता था? द हंट बिगिन एज अ फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। और जो चांद का टाइम होता था, पूरा फुल मून होता था, शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। ट्रैप द बैम्बू वर यूज टू हंटिंग। इसके लिए बैम्बू के यूज करते थे, फंदों का इस्तेमाल करते थे। एंड द वुमन गैदर फ्रूट्स लाइक सागो, टर्माइंड एंड मशरूम। Bigger woman can only the gather roots of kanda and mahua seeds। यानी जो औरतें होती थी वो सिर्फ फलों को इकट्ठा करती थी। औरतें सागो, इमली को भी इकट्ठा करती थी और साथ ही साथ इमली, यस दैट इज इमली, और मशरूम जो था उसको इकट्ठा करती थी और साथ ही साथ फलों का इस्तेमाल करती थी ताकि ये अपने घर में उनको लेके जा सके। तो बेगास के जंगलों को जलाया भी जाता था। तो बेगास इज द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस, द वुमन गैदर्स अनबर्न वुड टू बर्न। और जो वहां के जंगलों में जो अनबर्न लकड़ियां हो जाती थी, बिना जली हुई लकड़ियां होती थी, उनको भी ये इकट्ठा करके लेके जाती थी। तो मैन कंटिन्यूड हंट बट नेवर देयर विलेज। दे jet sowing took place, the hunting still went on in the form of आदेश and बंधोन। The man worked in the field। यानी गांव में जो है जेठ और बुआई की होती थी, जेठ में बुआई होती थी एंड शिकार चलता रहता था। और the cord, the first fruit bean were ripened and in the Kartik kuli कुत्की बिकेम राइप। और इसमें क्या होता था, जब वो कार्तिक कुत्की जब पक जाती थी तो इसमें क्या होता था, इन अहगन every crop was ready and pus warning took place and the Puss was also the time of the dance and marriages. In the Maga, a shift was made as a new baver and hunting gathering was the main subsistence activity। यानी जो इनकी जो हंटिंग गैदरिंग जो होती थी, चीज़ों को इकट्ठा करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि जब पूस में ये लोग नाचना गाना होता था और इनके घरों में शादियां होती थी
और साथ ही साथ शिकार करके ये नई नई चीज़ों को इकट्ठा करते थे। और ये चक्र पूरे साल, द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबव टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर, और ये पूरे साल ये चक्र चलता रहता था। एंड इन द सेकेंड ईयर देयर वाज मोर टाइम ऑफ हंटिंग एंड only a few crop had been to be sown and harvested। और दूसरे साल क्या होता था, क्योंकि पहले साल इन्होंने बड़ा काम कर लिया, तो दूसरे साल ये क्या करते थे, शिकार पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। शिकार में ज़्यादा समय लग जाता था, क्योंकि केवल फसलों की बुआई और कटाई होती थी, भोजन काफ़ी होता था, तो पुरुष बेवड़ों में रहते थे। और तीसरे साल भोजन के लिए वापस इनको ज़रूरत पड़ने लगती थी, यानी थर्ड ईयर में वापस इनको सप्लीमेंट जो होता था, सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये वापस फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड रहने लगते थे। अब आप ये देखिए, इसमें एक फोटो दे रखा है आपको, फिगर नंबर 4, जिसमें कि एक संथाल गर्ल का फोटो दे रखा है कि कैसे वो लकड़ियां लेके जा रही हैं बिहार में इन 1946। अ संथाल गर्ल कैरिंग फायरवुड बिहार इन 1946, और चिल्ड्रंस गो विद देयर मदर टू द फॉरेस्ट टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी बच्चे जो हैं वो वन में जाते थे और वहाँ से अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते थे। सो सम टू सैटल कल्टिवेशन। अब कुछ जो है सैटल कल्टिवेशन भी होता था यहाँ पे, यानी एक जगह रह के ही खेती करनी होती थी। यहाँ पे देखिए बेवर, बेवर अ टर्म यूज टू द मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होता था, घुमक्कड़ कृषि जो होती थी, उसके लिए महाराष्ट्र में जो टर्म यूज करा जाता था वो होता था बेवर। और in 19th, even before the 19th century, 19वीं शताब्दी से पहले भी many from within the tribal groups had become shutting down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plug and gradually got right over the land they lived on। यानी अब वो साल में क्या है, साल 10 साल वो एक जगह ही खेती करते थे और हलों का इस्तेमाल करते थे, ये प्लग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनको एक ही जगह रहना है और उसको उपजाऊ बनाना है। तो सारे समुदाय के लोग जो कि इकट्ठा होते थे, और साथ ही साथ गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और सारे समुदाय के लोगों का खुद का इनका जमीन होता था और अधिकार मिले हुए थे। बहुत सारे समुदाय जो छोटा नागपुर में जो रहते थे, कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। इसमें ऐसा नहीं था कि ये एक ही आदमी का है। सो इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग्स टू द क्लेन एज अ होल, यानी वो सबकी होती थी, सभी उससे बिलोंग, सबसे वो बिलोंग करती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वाज रिगार्डेड एज अ descendants and the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs, other followers, powerful men, often retained over their land and instead of the cultivating it themselves। यानी जमीन पर सभी का बराबर हक होता था, किसी का ऐसे पर्टिकुलरली हिस्सा नहीं होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग जो होते थे वो ज़्यादा ताकत जुड़ा लेते थे, कुछ के पास में ज़्यादा ताकत हो गई थी, हैड राइट टू लैंड, तो देयरफॉर ऑल द लैंड्स हैड राइट टू लैंड, इनके ऊपर इनका खुद का अधिकार होता था, सभी समुदाय का होता था। बट some peoples within the clan acquired more power, but इनमें से कुछ लोगों के पास में जब ज़्यादा पावर आ जाती थी तो क्या होता था, वो जमीन को खेती करने की बजाय बटाई पर दे देते थे, यानी अब वो खुद ना बोकर दूसरे को उगाने के लिए दे देते थे। और साथ ही साथ British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhal as more civilized than hunter and gatherers in shifting cultivators। और ब्रिटिशर्स ने भी ये बोल दिया कि गोंड और संथाल, जो गोंड है ये और जो संथाल है ये क्या है, एज मोर सिविलाइज देन हंटर एंड गैदरर्स, यानी ये ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज़्यादा सभ्य हैं, ये एक ही जगह ठहर कर रहने वाले लोग हैं। तो अब क्या है, those who lived in the forest were considered to be wild and sway, they needed to be settled and civilized। इनको ऐसा लगा
अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि इनको एक जगह बसाना ज़रूरत है, इनको एक जगह सेटल करना ज़रूरत है, इनको सभ्य बनाने, सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है। सो हाउ डिड कॉलोनिकल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? अब जो ट्राइबल लाइफ है इसको किस तरीके से इन्होंने अफेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कोशिश करी कि वो एक सेटल डाउन कर दे इनकी लाइफ को, इनको थोड़ा सिविलाइज्ड कर दे। अब हंट गैदरर से ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो बन गए थे, अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स की जगह ये लोग सेटल लाइफ जीने लग जाए, सेटल्ड कल्टिवेशन करना शुरू हो जाए। तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हेल्प करी। सो द फर्स्ट टॉपिक पार्ट 1 इज कंप्लीट। थैंक यू, गुड डे।